एक 58 साल की महिला जो कि देखने में बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत रहती, अपने आप को इस कदर सजा के रखती, संवार के रखती कि कोई भी देखता तो देखता ही रह जाता। हर कोई उसको एक नजर देखने का दीवाना रहता। एक दिन दो लड़के जिसकी उम्र 21 से 22 साल रहती, बड़े ही अजीब तरीके से इस महिला के साथ इसी के घर में संबंध बना रहे होते। ये कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिनकी आवाज उस कमरे से बाहर तक भी जा रही थी। तभी वहां एक 60 साल का व्यक्ति आता है और कुछ ऐसा होता है कि ये तीनों एक दूसरे के साथ ऐसे लिपटे रहते हैं, लाख छुड़ाने की कोशिश करते हैं, बाकी छुड़ा नहीं पाते। अब ये अपने जिंदगी की रहम की भीख मांगते। तो आखिरकार ये 60 साल का व्यक्ति कौन था और ये तीनों एक दूसरे से क्यों इस कदर लिपटे रहते? तो इसको जानने के लिए हमारे साथ इस कहानी में, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव एसके क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है एसके क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जिस कहानी को मैं लेके आप लोगों के बीच हाजिर हूं, ये बेहद रोचक होने वाली है। तो कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे दोस्त मित्र, जितने भी हमारे साथी, रोज की तरह सबसे यही गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि अगर जो वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हर रोज आप लोगों तक एक नई कहानी लेके आए। तो आप लोग ऐसे ही अपना आशीर्वाद, अपना साथ, अपना सपोर्ट बनाए रहिएगा। कुछ भाई हमारे, कुछ हमारे साथी अपना कमेंट की अपनी सलाह दी, अपनी राय दिए, तो उनका नाम इस कहानी के अंत में मैं जरूर लूंगी। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। और आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मुरादाबाद, और इसी मुरादाबाद में एक रहने वाला परिवार, जिसके परिवार का मुखिया का नाम होता है प्रदीप, पत्नी का नाम सीमा। सीमा बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत। जो प्रदीप रहता है वो एक लिमिटेड कंपनी में काम करता है। इनके दो बेटे रहते हैं, विनय और नीरज। प्रदीप अपनी हर कोशिश करता कि विनय और नीरज को पढ़ा लिखा के इस काबिल बना, ताकि वो अच्छी नौकरी करें, और अच्छी अगर जो नौकरी करेंगे तो घर की जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो खत्म हो जाएंगी। अब प्रदीप अपनी जी जहान से लगा के कभी ड्यूटी करता तो कभी ओवर टाइम करना पड़ता, तो परिवार के लिए वो भी करता। अब ज्यादा समय वो अपने नौकरी पे लगाता, और इधर जो उसकी पत्नी सीमा रहती, सीमा एक ऐसी औरत रहती जिसके दिमाग में हमेशा खुरापात चलते रहता, हमेशा कुछ ना कुछ हो गलत करने की ठान के बैठी रहती। जब भी प्रदीप अपनी नौकरी से जिस दिन भी उसके पास समय रहता, तो सीमा ज्यादातर उसी के साथ समय बिताती और बार बार उसे ऐसे चीजों के लिए फोर्स करती जो कि हमेशा वो चाहती कि उसके साथ वो संबंध बनाए, हमेशा उसके साथ वो लगा रहे। बाकी प्रदीप इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, और साथ ही अपनी पत्नी सीमा को समझाता भी कि अब हमारे दो बेटे हो गए, उनकी जिम्मेदारियां हो गई है, हम लोगों को उनका भविष्य बनाना है। बाकी सीमा को इन चीजों से मतलब नहीं रहता। सीमा अब हमेशा अपने बारे में सोचती और ज्यादातर समय अपना सजने संवरने में निकालती, पैसे रुपये की कमी रहती नहीं। अब वक्त गुजरते रहता है, विनय और नीरज दोनों पढ़ लिख के दिल्ली में नौकरी करने लगते हैं। और जब दिल्ली में नौकरी करने लगते हैं तो जो प्रदीप है अपनी पत्नी सीमा से बात करता है, और दोनों बेटे की 6 महीने के भीतर ही लड़कियां देख के शादी कर देता है। जब इनकी शादी हो जाती है तो अक्सर अब विनय को और नीरज को दिल्ली से आना जाना पड़ता है। एक दिन विनय अपने पिता से बात करता है और कहता है कि आप लोग तो यहाँ आलीशान जो कि घर है, सब कुछ अच्छा है, व्यवस्था अच्छी है, आप यहाँ रहिए मम्मी के साथ, और हम लोग अपनी पत्नियों को लेकर दिल्ली चले जाते हैं, क्योंकि आने जाने में हम
लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिसपे कि अब प्रदीप हामी भर देता है। वो सोचता है कि भाई लड़कों को भी जरूरत है और लड़के की पत्नियां उनके साथ ज्यादा समय गुजारेंगी तो इनका रिश्ता भी मजबूत होगा। अब ये लोग बहुओं को दिल्ली जाने के लिए अनुमति दे देते हैं। दोनों बहुएं इन विनय और नीरज के साथ दिल्ली चले जाती हैं। वहां ये लोग रेंट का रूम लेते हैं, किराए का रूम लेते हैं, वहां पे अपनी पत्नियों को रखते हैं। सब कुछ अच्छा चलने लगता है। बाकी जैसे ही बहुएं घर से चली जाती है, अब सीमा पूरी तरह से आजाद हो जाती है, क्योंकि बेटे भी अब चले गए, बहुएं भी चली गई। और इधर ये जो प्रदीप है वो अपने कंपनी चला जाता है। इस बीच सीमा अब घर अकेली रहती, और जब अकेली रहती तो ज्यादातर अब सजने संवरने में इसका वक्त गुजरता, और उससे अगर जो कुछ समय मिलता तो बाहर बैठती। तभी उसकी मुलाकात एक रोहन नाम के लड़के से होती है। रोहन जो कि रोज दूध देने इस सीमा के घर आता है। अब एक दिन सीमा की नजर जब रोहन पे पड़ती है तो उसके दिमाग में कुछ ऐसा प्लान चलने लगता है कि अगर जो ये लड़का मुझसे मिल जाए तो हो सके जो हमारे मन की जिज्ञासा है वो शांत हो सके। बाकी अचानक से किसी को कोई ऐसा कह नहीं सकता, कोई किसी को ऐसा बोल नहीं सकता। अब एक दिन जैसे ही रोहन दूध देने आता है और ये जो प्रदीप है वो अपनी कंपनी जा चुका रहता है, सीमा कहती है कि ऐसा है कि मेरे घर की लाइट खराब हो गई है, क्या तुम देख सकते हो? उस पे जो ये लड़का रोहन रहता है कहता है मुझे लाइट तो बनानी नहीं आती, पर हाँ थोड़ा बहुत देख सकता हूँ कि आखिर खराबी कहाँ से क्या हुआ है। अब इस पे जैसे ही वो घर के भीतर जाता है, एक कमरा जिसमें कि अंधेरा रहता है, उसी कमरे में कहती है कि मेन स्विच इसी में है, तुम जाके देख सकते हो। जैसे ही लड़का उस अंधेरे कमरे में जाता है, पीछे से सीमा भी जाती है और दरवाजा बंद कर देती है, और इस रोहन नाम के लड़के के पास जाके चिपक जाती है और उससे जो कि उसके अंगों पे हाथ फेरने लगती है। तो रोहन कहता है कि ये क्या कर रही है आंटी जी, मैं आपकी लाइट ठीक करने आया हूं, आप ये क्या कर रही हैं? इस पे जो ये औरत सीमा रहती वो कहती है कि जिस काम के लिए तुम आए हो मैं वही कर रही हूँ। मैं जितने दिनों से तुम्हें देखती हूँ मेरी मन की इच्छा है कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ। इस पे रोहन कहता है कि ऐसा मैं नहीं कर सकता, आपकी उम्र बहुत ज्यादा है और हमारी उम्र बहुत कम है, और ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता, मैं ऐसा करना ही नहीं चाहता। इस पे सीमा उसको 10,000 रुपए ऑफर करती है, कहती है कि मैं 10,000 रुपए तुम्हें तुरंत दूंगी ऐसा करने के लिए, अगर जो तुम मुझे संतुष्ट कर देते हो तो। ये जो दूध देने वाला लड़का होता है गरीब परिवार का होता है, पैसे रुपए की तंगी होती है, दूध बेच के अपने परिवार का गुजर बसर करता है। अब जैसे ही 10,000 रुपए का नाम सुनता है वो कहता है कि ठीक है। इसके बाद अब ये दोनों कुछ ही देर के बाद अपने अंग से एक एक कपड़े को जुदा करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ अब कुछ इस तरह से संबंध बनाते हैं। लड़का भी जवान रहता है और ये महिला एजेड रहती है। इसके साथ जब वो संबंध बनाता है तो शायद आज सीमा को ये पहली बार लग रहा था कि इस उम्र में भी उसे ये सुख मिल सकता है। अब दोनों जब थक जाते हैं, इसके बाद सीमा जब अपने कमरे में जाती है, वहां से 10,000 रुपए लाती है और इस लड़के को देती है और कहती है कि मैं तुम्हें जब भी बुलाऊंगी तो तुम आ जाना, मैं ऐसे तुम्हें रुपए देती रहूंगी, तुम मेरे साथ ऐसा करते रहना। वो लड़का भी तैयार हो जाता है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और ये पैसे के लालच में रोहन आते रहता है, और ये जो सीमा है इस रोहन के साथ अपने हवस की आग को ठंडी करती रहती है, अपने जिस्म की आग को बुझाती रहती है, वक्त गुजरते रहता है। बाकी कहते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है ये बातें कितना भी छिपा लो पता चल ही जाती है। अब इधर जो उसका पति है सीमा का, वो कंपनी का तो काम करता है। धीरे धीरे जब उसकी उम्र होती है, रिटायर्ड होता है, तो घर पे रहने लगता है, और जब घर पे रहने लगता है तो सीमा इधर उसको परेशान करने लगती है और बार बार उसे शक्तिवर्धक गोलियों का सेवन करने के लिए कहती है, जिसके असर से अब प्रदीप की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है और वो बिस्तर पे पड़ जाता है। और इधर सीमा लगातार उस लड़के को भी अपने घर में बुलाती है। अब वो चारपाई से लेटे लेटे प्रदीप इस सारे कारनामे को देखता था कि वो दूध वाला लड़का घर के भीतर आता है, घंटों रहता है, फिर जाता है। अब एक दिन वो सोचता है कि आखिरकार ये लड़का आता है तो करता क्या है, इतनी देर तक रुकता है।
अब अपनी पूरी कोशिश लगा के बिस्तर से उठता है, और जब बिस्तर से उठता है दरवाजे के पास जाता है तो उसको कुछ आपत्तिजनक आवाजें सुनाई देती। अब उसको समझने में तो देर नहीं लगती कि भीतर क्या हो रहा है। फिर भी एक फांक से झांकता है, और जब झांकता है तो देखता है कि जो 21 से 22 साल का जो लड़का है वो और उसकी पत्नी सीमा दोनों आपत्तिजनक स्थिति में है, एक दूसरे के साथ बड़े ही अजीब तरीके से संबंध बना रहे। अब जब इस नजारे को देखता है तो पहले तो अपने आप को कोसता है और ये कहता है कि हे भगवान, शायद मैं यही सब देखने के लिए जी रहा हूं, मुझे तो मर जाना चाहिए। बाकी अपनी पूरी ताकत लगा के दरवाजा खटखटाता है। सीमा समझ जाती है कि घर में दूसरा तो कोई है नहीं। कपड़े पहनते दरवाजा खोलती, इसके बाद कहती कि तुमसे तो कुछ होता नहीं, और कोई इतना भी बूढ़ा नहीं हो जाता, उसका मन भी बूढ़ा नहीं हो जाता। मैं तो अभी जवान हूं, तुमसे तो कुछ होता नहीं, इसलिए अगर जो अब मैं अपनी जरूरत किसी और से पूरी कर रही हूं तो भी तुम्हें परेशानी। अब इतना उसको कुछ कहती कि प्रदीप इस पे चुप हो जाता है। वो लड़का रोहन वहां से चला तो जाता है। बाकी अब सीमा इस कदर झगड़ा करने लगती है कि प्रदीप है कहता है कि तुम्हारी जो मर्जी वो करो, जैसे मर्जी वैसे रहो। अब अपने पति के आंखों के सामने ही सीमा उस लड़के को घर में बुलाने लगती, उससे संबंध बनाने लगती। लगभग 4 से 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। इनकी रंगरलियां, इनकी अय्यासियां ऐसे चलती रहती, वक्त गुजरते रहता। बाकी हद तो तब पार हो जाती है। अब इस रोहन से भी सीमा का मन उब जाता है। उसकी नजर एक दिन एक सब्जी वाले पे पड़ती है, जो कि उस इलाके में उस एरिया में सब्जी बेचने का काम करता था। ठेले पे सब्जी लेके आता था, मोहल्ले मोहल्ले घूम के बेचता था। देखने में बेहद हट्टा कट्टा, बेहद हैंडसम। अब जैसे उसकी नजर सीमा की उस लड़के पे पड़ती तो उस लड़के को किसी बहाने से घर के भीतर ले आती है, और जैसे ही इस रोहन के साथ की थी वैसे ही उस लड़के के साथ भी करती है। उसको लालच देती है पैसे रुपए का, उसके बाद उस लड़के के साथ संबंध बनाती। अब ये सिलसिला लगातार चलने लगा, कभी दूध वाले के साथ, कभी उस सब्जी वाले के साथ। अब वक्त गुजरते रहता है। बाकी इधर ये जानकारी प्रदीप को लग जाती है। अब प्रदीप भी अपने आप को कोसता रहता है। बाकी ये सोचता रहता है कि ये जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। बच्चों से बताता हूं तो बदनामी ही होगी, और किसी से कहता हूं तो बदनामी होगी, हमारे घर की पूरी तरह से बदनामी हो जाएगी, और इनका कुछ बिगड़ भी नहीं सकता है। अब वक्त गुजरते रहता है। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, ये जो सीमा है इसके बारे में अब सब्जी वाला भी जान जाता है कि इसका दूध वाले से संबंध है, और दूध वाला भी जान जाता है कि इसका सब्जी वाले से संबंध है। बाकी दोनों को इधर पैसे मिल रहे थे, इनको तो पैसे से मतलब था। एक दिन सीमा कहती है कि मैं मोबाइल फोन पे ऐसी वीडियो देखी हूं जिसमें एक से ज्यादा लोग एक ही महिला के साथ संबंध बनाते हैं, क्यों ना आज तुम लोग मेरे साथ वैसा ही करो। इसके बाद ये वासना का खेल ऐसे शुरू होता है, एक हवस का खेल ऐसे शुरू होता है कि जिसकी कोई कल्पना ही नहीं किया होगा। और जब ये तीनों एक कमरे में होते हैं तो अजीब सी आवाजें घर के बाहर तक आ रही होती है, जिसको कि प्रदीप सुन सुन के मन में कुहुकता बिस्तर पे पड़े पड़े वो कुछ कर नहीं पा रहा था। बाकी तभी वो अपने बेटों को फोन करता है और कहता है कि मुझे दवा के लिए कुछ 10,000 रुपए की जरूरत है। बच्चे पैसा भेजते हैं, इससे वो बाजार जाता है, और बाजार जाके वो कुछ सामान की खरीदारी करता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। एक दिन ये तीनों फिर इकट्ठा होते हैं और उसी कमरे में जाते हैं, और तीनों अपने अपने शरीर से एक एक कपड़े को अलग करते हैं। इसके बाद ये तीनों एक दूसरे के साथ लिपटते हैं और हंस हंस के ये घिनौना कृत्य गंदा काम करने लगते हैं। अब इनकी आवाज जब प्रदीप तक जाती है तो जो प्रदीप है वो अब उठता है, अपने चारपाई से किसी तरह उठता है, और उसके हाथ में एक बड़ा सा डिब्बा होता है जिसका ढक्कन थोड़ा चौड़ा होता है। अब वो लेके उस कमरे में जाता है। जब जाता है तो सीमा उस पे हंसने लगती है, उसकी कमजोरी पे हंसने लगती है, और कहने लगती है कि तुम्हारे बस का तो कुछ है ही नहीं। देखो अपने आंखों के सामने देखो कि तुम्हारी पत्नी क्या कर रही है और कैसे कर रही है। जब ऐसा सीमा कहती है तो इधर प्रदीप तो कुछ कर नहीं पा रहा था। बाकी वो कुछ करने की फिराक में जरूर था। वो कहता है कि ठीक है, मैं ये नजारा आज
खुद अपनी आंखों से ही देखूंगा। इस पे वो दोनों लड़के भी हंसने लगते हैं और सीमा से लिपट जाते हैं और लिपट के एक घिनौना कृत्य जब करना शुरू करते हैं, तभी प्रदीप उस डिब्बे का ढक्कन खोलता है और जो उसमें लिक्विड होता है वो पूरी तरह से इनके ऊपर डाल देता है। और जैसे ही लिक्विड इनके ऊपर जाता है, ये तीनों एक दूसरे से इस कदर चिपक जाते हैं कि लाख एक दूसरे से छुड़ाने की कोशिश करते हैं, पर ये तीनों छूटते नहीं है। अपने जिंदगी की रहम की भीख प्रदीप के सामने मांगने लगते हैं। नग्न अवस्था में थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, पर इनकी आवाज को कोई वहां सुनने वाला नहीं था। और तभी प्रदीप एक बॉटल में पेट्रोल भी रखा था, इन तीनों के ऊपर छिड़कता है। छिड़कने के बाद इनके ऊपर एक माचिस की तीली जलाता है और जैसे ही जलाता है ये धू धू कर तीनों जलने लगते हैं। और तभी प्रदीप पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करता है कि मेरे घर पे आग लग गई। अब तुरंत पुलिस की एक टीम आती और जब मौके पे आती है तो देखती है कि तीन व्यक्ति जो कि एक दूसरे से चिपके हुए और पूरी तरह से ये झुलस चुके हैं, जल चुके हैं, पहचान नहीं आ रहे। पुलिस पूछती है कि ये कौन है, तो प्रदीप बताता है कि एक तो मेरी पत्नी सीमा है और दूसरा एक दूध वाला है रोहन और तीसरा एक सब्जी वाला है। इन तीनों के अनैतिक संबंध से मैं इतने दिनों से इतना प्रताड़ित हो रहा था, इतना परेशान हो गया था कि ना ही इसको रोक पा रहा था और ना ही मैं कुछ कर पा रहा था। इसलिए अब मैं ये सोचा कि अगर जो बदनामी करनी है, बदनामी होनी है, बदनामी अगर जो होगी तो कुछ ऐसे हो जिससे कि लोग जाने तो एक बार एक कृत्य करने से पहले इस खौफ को सोचे, इस बारे में सोचे कि ऐसा भी हो सकता है। पहले तो पुलिस उन तीनों को हॉस्पिटल ले जाती है, उनका इलाज शुरू होता है और कुछ समय के बाद वो ठीक होके घर आते हैं। और साथ ही इन तीनों पे जानलेवा हमला करने की वजह से कई धाराएं लगा के ना चाहते हुए भी प्रदीप को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। जब ये कृत्य प्रदीप के बेटों को पता चलता है कि उसकी माँ ऐसा कर रही थी तो वो अपने पिता के लिए पैरवी करते हैं। इसके बाद उसको बेल पे रिहा कराते हैं, अपने शहर दिल्ली लेके जाते हैं, अपने पास रखे। बाकी जो सीमा है वो बदसूरत होके अपनी जिंदगी दरबदर भटक रही है, उसी मुरादाबाद में ही मांगती खाती। तो ये तो आज सीमा की कहानी थी। इसमें सीमा की किस हद तक गलती थी और साथ ही जो प्रदीप किया क्या वो सही था, तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सलाह, आपकी राय बेहद मायने रखती है। और इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय है, आप लोग जरूर बताइएगा। और कुछ हमारे दोस्त मित्र जो कि अपनी सलाह दिए, अपनी राय दी, उनके नाम है समीर खान जी, कमल सिंह जी, नरेश यादव जी, मोहम्मद यासीन जी, संगीत कुमार जी, प्रदीप दमामी जी, अजय बोहरुहा जी, अनवर लाल जी, अनवर लाल विश्वकर्मा जी, अजय जी। आप सभी ने समय निकाल के ना सिर्फ वीडियो को देखा बल्कि अपनी सलाह दी, अपनी राय दी, अपना मशवरा दिया। इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों का धन्यवाद। तो आप लोगों से बार बार मैं यही गुजारिश करती हूँ कि अपने नाम के साथ अपने इलाके का नाम भी साझा किया करिए कि आप लोग वीडियो कहाँ से देखते हैं, ताकि मैं अगली वीडियो में आप लोगों का नाम ले सकूं और आप लोगों को ये बता सकूं कि और लोगों को बता सकूं कि आप लोग हमारा सपोर्ट करते हैं, हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं। तो चलिए, आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। आते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।